एक पुराना होटल जहां लोग ठहरते नहीं, गायब हो जाते हैं। जहां सीसीटीवी में लोग दिखते हैं लेकिन असल में वो वहां होते ही नहीं। जहां रात 3:17 पर हर दरवाजा खुद खुल जाता है। और सबसे डरावनी बात, फेयरलॉन होटल में जो मरता है वो बाहर नहीं जाता, वो रह जाता है हमेशा के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश और आप ये स्टोरी देख रहे हैं देसी स्टोरी वर्स हॉरर पर। तो कहानी मैं उसी की जुबानी सुनाता हूं जिसके साथ ये कहानी घटित हुई है। मेरा नाम आर्यन है और जो मैं बताने जा रहा हूं वो अगर मैं खुद न जीता तो शायद कभी यकीन भी ना करता। ये बात 2019 की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ कोलकाता गया था। प्लान सिंपल था, घूमना, खाना और बस चिल करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेस्टिवल सीजन चल रहा था और हर होटल बुक था। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक जगह मिली, फेयरलॉन होटल। नाम सुनकर नॉर्मल लगा, लेकिन जो अजीब था वो ये कि इतने क्राउडेड टाइम में भी वहाँ रूम्स खाली थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो बाहर से होटल बहुत पुराना दिख रहा था, जैसे किसी ने सालों से उसे छुआ तक नहीं हो। दीवारों पर काली पड़ चुकी पेंट, खिड़कियों के शीशे थोड़े धुंधले और सबसे अजीब, पूरा होटल जैसे देख रहा हो हमें। मेरे दोस्त रोहन ने मजाक में कहा, भाई ये होटल नहीं हॉन्टेड हाउस लग रहा है। मैं हंसा, लेकिन पता नहीं क्यों दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, बिल्कुल चुप, जैसे हम अंदर आए ही नहीं। मैंने हेलो कहा, कोई जवाब नहीं। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मतलब पूरी काली नहीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे किसी डेड इंसान की होती है। उसने बिना कुछ बोले रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। नाम लिखते वक्त मैंने नोटिस किया उस रजिस्टर में आखिरी एंट्री 3 महीने पहले की थी। मैंने पूछा, यहाँ कोई आता नहीं क्या? वो बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो आते हैं वो जाते नहीं। हमने समझा मजाक कर रहा है। रूम की चाबी मिली 307। लेकिन अजीब बात यह थी, होटल में सिर्फ 2 फ्लोर दिख रहे थे बाहर से। मैंने पूछा, तीसरा फ्लोर कहाँ है? वो फिर मुस्कुराया और इस बार बोला ही नहीं। हम सीढ़ियों से ऊपर गए, 2nd फ्लोर तक सब नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेयर्स चढ़े, हवा अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी जैसे एसी नहीं, किसी की सांस चल रही हो। तीसरा फ्लोर था ही नहीं, लेकिन फिर भी था। वो जगह किसी और ही दुनिया की लग रही थी। दीवारों का रंग अलग, स्मेल अलग, और सबसे अजीब, वहां पूरी तरह सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने दिल की धड़कन भी गलत लगने लगे। रूम 307 का दरवाजा खुद ही हल्का सा खुला हुआ था। मैंने दरवाजा पुश किया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन बेड पर चादर बिल्कुल सीधी नहीं थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। और मिरर पर उंगली से कुछ लिखा था, तुम लोग देर से आए। मेरे दोस्त हंसने लगे, बोले कोई प्रैंक होगा। लेकिन उस वक्त पीछे से दरवाजा धीरे से बंद हो गया और कमरे के अंदर हमें साफ सुनाई दिया किसी के चलने की आवाज। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने रोहन की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। और तभी मिरर में हमें दिखा, हम 4 नहीं थे, 5 थे। लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़े, कोई नहीं था। और उसी पल लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम भी नहीं जाओगे, अब तुम भी नहीं जाओगे। ये शब्द मेरे कान के पास इतने साफ गूंजे कि मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं झटके से पीछे हटा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था और मेरे दोस्त। किसने बोला ये? मैंने हकलाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, बस उसी अंधेरे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज, टक टक टक। रोहन ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। हल्की सी रोशनी कमरे में फैली, लेकिन जितनी रोशनी बढ़ती उतना ही अंधेरा गहरा लगता। भाई ये सही नहीं है, हमें नीचे चलना चाहिए। अमन की आवाज कांप रही थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, खटाक, दरवाजा खुद ही लॉक हो गया। इस बार साफ हमारे सामने।
रोहन ने झट से हैंडल पकड़ा, जोर लगाया, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया था। ये मजाक नहीं है अब, वो बुदबुदाया। तभी कमरे के कोने से कुछ हिला। हम चारों एक साथ उस तरफ मुड़े। फ्लैश की रोशनी जैसे ही उस कोने तक पहुंची, वहां एक आदमी खड़ा था। नहीं, आदमी जैसा कुछ। उसका शरीर अजीब तरह से टेढ़ा था, जैसे हड्डियां सही जगह पर ना हो। सिर थोड़ा साइड में झुका हुआ और चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में लिपटा हो। लेकिन उसकी आंखें वो सीधे हमें देख रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। 5 पूरे हो गए। अमन चिल्लाया, भागो! लेकिन भागने के लिए जगह ही कहाँ थी। अचानक वो चीज हमारी तरफ सरकने लगी। चल नहीं रही थी, बस जमीन पर ऐसे फिसल रही थी जैसे पैरों का इस्तेमाल करना उसे आता ही नहीं। मैं पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया और तभी मिरर में फिर कुछ दिखा। इस बार साफ, वो 5वां वही था, लेकिन वो हमारे पीछे नहीं, हमारे बीच में खड़ा था। मैंने रोहन को पकड़कर कहा, पीछे देख। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, कुछ नहीं था। फिर मिरर में देखा, वो अभी भी वही था और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। हम सब फ्रीज हो गए। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। फिर बाहर से वही बूढ़े रिसेप्शन वाले की आवाज आई, दरवाजा खोलो, नीचे आ जाओ। उसकी आवाज बहुत नॉर्मल थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो जबरदस्ती नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा हो। रोहन ने धीरे से कहा, शायद वो हेल्प करने आया है। लेकिन तभी मेरे कान के पास फिर वही फुसफुसाहट आई, मत खोलो। इस बार आवाज साफ थी, लेकिन डरावनी नहीं, जैसे कोई हमें बचाने की कोशिश कर रहा हो। मैं कंफ्यूज हो गया। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी खोलो वरना देर हो जाएगी। और उसी पल कमरे के अंदर खड़ा वो टेढ़ा इंसान अचानक तेजी से हमारी तरफ बढ़ा, इतनी तेज कि हमारी आंखें भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थीं। अमन चिल्लाया और उसने दरवाजे की लैच पकड़कर जोर से खींची और दरवाजा खुल गया। हम चारों भागते हुए बाहर निकले, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे पैर वहीं जम गए, क्योंकि बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था। ना वो बूढ़ा, ना कोई आवाज, बस लंबा सा खाली गलियारा जो पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। और पीछे से दरवाजा फिर से धीरे से बंद हो गया। ठक। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर अब 307 नहीं लिखा था, उस पर लिखा था 308। रोहन ने घबरा कर कहा, भाई ये रूम चेंज कैसे हो गया? लेकिन मेरी नजर उस नंबर पर नहीं थी, मेरी नजर नीचे थी, जहां दरवाजे के नीचे से खून धीरे धीरे बाहर आ रहा था। और उस खून में किसी ने उंगली से लिखा, एक और बाकी है। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को गिना। हम 4 ही थे। फिर ये एक और कौन था? और तभी मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया, आर्यन। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसके बाद मैं चाहकर भी चिल्ला नहीं पाया, क्योंकि मेरे सामने मैं खुद खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, यहां तक कि हाथ में वही घड़ी। बस एक फर्क था, उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, जैसे वो मैं नहीं, मेरा खोल हो। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। रोहन और बाकी सब मेरी तरफ देख रहे थे, फिर उस दूसरे मेरी तरफ, और उनकी हालत भी मेरी जैसी ही हो गई। ये क्या है अमन? अमन फुसफुसाया। वो दूसरा मैं धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानों वाली नहीं थी, बहुत खिंची हुई, जैसे चेहरे पर जबरदस्ती चिपकाई गई हो। और फिर उसने वही आवाज निकाली जो मैंने कमरे में सुनी थी, एक और पूरा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये जगह लोगों को कॉपी करती है और शायद असली को खत्म कर देती है। भागो, मैंने चिल्लाकर कहा। हम चारों उस कॉरिडोर में भागने लगे, लेकिन वो कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना दौड़ते उतना ही वो लंबा होता जाता। पीछे मुड़कर देखा तो वो दूसरा मैं अब अकेला नहीं था। उसके पीछे वैसे ही और लोग खड़े थे, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ औरतें, कुछ बच्चे। सबकी आंखें खाली और सबके चेहरे पर वही खिंची हुई मुस्कान। और सबसे डरावनी बात, उनमें से कुछ चेहरे
मुझे जाने पहचाने लग रहे थे, जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा हो या शायद रजिस्टर में उनके नाम पढ़े थे। रोहन हांफते हुए बोला, ये सब कौन है भाई? मैंने पीछे देखा और तभी मेरी नजर एक चेहरे पर अटक गई। वो आदमी वही था, रिसेप्शन वाला बूढ़ा, लेकिन वो नीचे नहीं था, वो भी यहां उन्हीं के बीच खड़ा था और वो हमें देख रहा था जैसे हम ही अगली बारी हों। अचानक कॉरिडोर की लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगीं, टिक टिक टिक, और हर ब्लिंक के साथ वो लोग हमारे थोड़ा और करीब आ जाते। एक ब्लिंक वो 20 कदम दूर, दूसरा ब्लिंक 10 कदम, तीसरा ब्लिंक बस हमारे सामने। अमन चिल्लाया और गिर पड़ा। मैं उसे उठाने झुका, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मेरा दिल रुक सा गया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मुझे घूर रहा था, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। अमन, मैंने डरते हुए कहा। वो धीरे से मुस्कुराया, वही खिंची हुई मुस्कान। अब तुम 3 बचे हो। मैंने झटके से उसका हाथ छोड़ा और पीछे हट गया। नहीं नहीं, ये अमन नहीं है, रोहन चिल्लाया। क्या? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले अमन या जो भी वो था धीरे धीरे उठकर सीधा खड़ा हो गया और फिर उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा, हड्डियों की चर चर आवाज के साथ, जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ मरोड़ रहा हो। और अगले ही पल उसकी शक्ल बदलने लगी और वो बन गया वो टेढ़ा इंसान जो हमने कमरे में देखा था। मेरे दिमाग ने जवाब दे दिया, मतलब ये होटल लोगों को पहले कॉपी करता है, फिर उन्हें कुछ और बना देता है। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा। आर्यन, हमें यहां से निकलना होगा अभी। तभी कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा दिखा। पहले वो नहीं था, अब था। उस पर लिखा था एग्जिट। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना सोचे उस तरफ दौड़ पड़े। पीछे से आवाजें आने लगी, धीरे धीरे हंसने की, फुसफुसाने की और उन सबके कदमों की जो अब हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ता रहा। दरवाजे तक पहुंचे, मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और वो खुल गया। हम दोनों अंदर कूदे और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन ये अंधेरा अलग था, शांत। कुछ सेकंड तक हम बस हाँफ रहे थे, फिर एक हल्की सी रोशनी जली और जो हमने देखा उसने हमें पूरी तरह तोड़ दिया। वो एक बड़ा सा हॉल था और उसमें दीवार से दीवार तक शीशे लगे थे, हजारों शीशे, और हर शीशे में हम खड़े थे, लेकिन हर रिफ्लेक्शन अलग था। कहीं हम बूढ़े दिख रहे थे, कहीं खून से लथपथ, कहीं बिना आंखों के, कहीं हम पहले से ही मरे हुए थे। रोहन धीरे से बोला, ये क्या जगह है? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी सारे शीशों में एक साथ हमारे रिफ्लेक्शंस ने हिलना शुरू कर दिया। लेकिन हम खड़े थे और उन सब ने एक साथ हमें देखकर कहा, असली कौन है? उन हजारों शीशों से एक साथ निकली वो आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर रिफ्लेक्शन मुझे ही नहीं, मेरे अंदर तक देख रहा हो। मैंने रोहन की तरफ देखा, वो भी उतना ही डरा हुआ था। आर्यन, ये सही नहीं है, ये जगह, ये हमें पागल कर देगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, शांत रह, बस रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन रास्ता था ही नहीं, हर तरफ सिर्फ शीशे, और हर शीशे में हमारे अलग अलग रूप। मैंने एक शीशे के पास जाकर ध्यान से देखा, उसमें मैं खड़ा था, लेकिन मेरी आंखें गायब थीं, खाली गड्ढे जिनसे काला धुआं निकल रहा था।
मैं झटके से पीछे हट गया। तभी बगल वाले शीशे में हलचल हुई। उसमें मेरा रिफ्लेक्शन धीरे धीरे शीशे के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांच को अंदर से दबा रहे थे और कांच फूल रहा था जैसे रबर हो। रोहन, पीछे हट, मैं चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चटाक, वो शीशा टूट गया और उसमें से वो बाहर आ गया। वही मैं, लेकिन उसकी स्किन पर दरारें थीं जैसे सूखी मिट्टी। उसने सिर उठाया और मुस्कुराया। तू असली नहीं है, रोहन पीछे हटते हुए बोला। ये सब हमें रिप्लेस करने आए हैं। और तभी एक एक करके बाकी शीशे भी क्रैक होने लगे। टक टक टक, हर शीशे में दरारें पड़ रही थी और हर दरार के पीछे कोई हमें घूर रहा था। कुछ ही सेकंड्स में पूरा हॉल आवाजों से भर गया। कांच टूटने की, फुसफुसाहट की और उन सैकड़ों, शायद हजारों चीजों की जो अब बाहर आने वाली थी। भाग! मैंने रोहन का हाथ पकड़ा और हम दोनों हॉल के बीच से दौड़ पड़े। चारों तरफ से शीशे टूट रहे थे और उनमें से हमारे ही रूप बाहर निकल रहे थे। कोई घिसटते हुए, कोई टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ, कोई बिना चेहरे के, लेकिन सबकी आंखें बस हमें देख रही थी। हम दौड़ते रहे, लेकिन अचानक मेरे सामने कोई आकर खड़ा हो गया। मैं रुक गया। वो मैं ही था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। न कोई दरार, न कोई अजीब हरकत, बस बिल्कुल मेरी तरह। उसने शांत आवाज में कहा, रुक जाओ आर्यन। मेरे कदम अपने आप रुक गए। ये सब झूठ है। वो सब जो तुम देख रहे हो, असली मैं हूं। रोहन चिल्लाया, मत सुन इसकी बात, ये भी वही है। लेकिन वो मैं मुस्कुराया और बोला, अगर मैं नकली होता तो मुझे तेरे बचपन की वो बात कैसे पता होती जब तू 8 साल का था और तूने अपने पापा के पैसे चुरा लिए थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, कभी नहीं। देखा, वो बोला, क्योंकि मैं ही तू है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। अगर ये सच में मैं है तो फिर मैं कौन हूं? पीछे से आवाजें और करीब आ रही थी। बाकी रिफ्लेक्शंस अब हमें घेर रहे थे। रोहन ने मेरा कंधा पकड़ा। आर्यन, जल्दी कर, ये हमें ट्रैप कर रहा है। लेकिन मेरा दिमाग जैसे फ्रीज हो गया था। वो दूसरा मैं धीरे धीरे मेरे करीब आया और बोला, इस होटल से बाहर सिर्फ एक ही जा सकता है और वो असली होगा। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। तय कर, तू असली है या मैं? मेरे चारों तरफ सैकड़ों मैं खड़े थे। सब मुझे देख रहे थे, सब इंतजार कर रहे थे। और तभी मेरे पीछे खड़ा रोहन अचानक चिल्लाया, आर्यन, ये देख। मैंने मुड़कर देखा और मेरी सांस रुक गई, क्योंकि रोहन के पीछे एक और रोहन खड़ा था और वो धीरे धीरे उसके अंदर घुस रहा था। जैसे धुआं किसी शरीर में समा जाता है, वैसे वो रोहन के अंदर समाता जा रहा था। बचाओ! असली रोहन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे बदल रही थी, गहरी, अजीब और डरावनी। मैंने उसकी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसी दूसरे मैं ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। देर हो गई, उसने फुसफुसाया और अगले ही पल रोहन की आवाज बंद हो गई। अब वहां सिर्फ एक रोहन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। अब हम 2 हैं। रोहन, या जो भी अब उसके अंदर था, वो मुझे घूर रहा था। उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी, और ज्यादा खिंची हुई और ज्यादा भूखी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था, लेकिन दिल अभी भी चिल्ला रहा था, ये रोहन नहीं है, ये कुछ और है। पीछे से वो दूसरा मैं अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए था। देख लिया, उसने धीरे से कहा,
यही होता है यहाँ, जो देर करता है वो खत्म हो जाता है। मैंने उसकी पकड़ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे मेरी ताकत से कई गुना ज्यादा मजबूत था। छोड़ मुझे, मैं चिल्लाया। वो झुका, मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, तू खुद को बचा सकता है, अभी भी। कैसे? मेरी आवाज टूट रही थी। उसने सामने की तरफ इशारा किया। हॉल के बीच में, जहां अभी तक कुछ नहीं था, अब एक दरवाजा दिख रहा था, काला, पुराना, और उस पर उभरा हुआ एक अजीब सा निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर बनाया हो। उस दरवाजे के ऊपर लिखा था, 1 must stay। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मतलब साफ था, एक को यहां रहना पड़ेगा। और तभी सारे रिफ्लेक्शंस, सारे हम धीरे धीरे उस दरवाजे के चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, जैसे वो किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। रोहन, अब वो मेरे करीब आया। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी झटकों में चल रहा था। आर्यन, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में 2 आवाजें थीं, एक रोहन की और एक कुछ और की। तू जा सकता है, वो बोला, बस मुझे यहां छोड़ दे। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। क्या ये सच में रोहन है, या ये मुझे धोखा दे रहा है? तू सच में रोहन है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना रोहन दिखा, डरा हुआ, मदद मांगता हुआ। प्लीज, उसने धीरे से कहा, मुझे मत छोड़। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी पीछे खड़े सारे दूसरे एक साथ हंसने लगे, धीरे धीरे, फिर तेज, और उस हंसी में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिमाग को झकझोर दिया। ये सब इंतजार कर रहे हैं कि मैं गलती करूं। मैंने फिर उस दूसरे मैं की तरफ देखा। वो बस मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो मैं क्या करने वाला हूं। और तभी मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई। अगर ये जगह सच में असली और नकली का खेल खेल रही है, तो ये चाहती है कि मैं जल्दी फैसला लूं, यानी जल्दबाजी इक्वल टू हार। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, नहीं। सब कुछ 1 सेकंड के लिए रुक गया। हंसी बंद, हर आवाज बंद। मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, मैंने कहा। वो दूसरा मैं पहली बार थोड़ा सीरियस हुआ। तू समझ नहीं रहा, वो बोला। यहां रुकना मतलब मरना नहीं, मतलब कुछ और बनना। मैंने उसकी आंखों में देखा, और तू पहले ही वो बन चुका है। उसकी मुस्कान हल्की सी टूट गई, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन मैंने देख लिया। और तभी मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका और सीधे उस काले दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से चीखने की आवाजें आईं। सारे रिफ्लेक्शंस मेरी तरफ दौड़ पड़े, रोहन वो भी। लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। मैं दरवाजे तक पहुंचा और बिना सोचे उसे खोल दिया। अंदर कुछ नहीं था, बस गहरा काला अंधेरा। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम अंदर रखा, मेरे कान के पास एक आवाज आई, इस बार बहुत पुरानी, बहुत गहरी। तूने नियम तोड़ दिया। मेरे पैर रुक गए। अब खेल बदलेगा। दरवाजा मेरे पीछे खुद ब खुद बंद हो गया, और उस अंधेरे में धीरे धीरे कुछ जागने लगा। ऐसा कुछ जो अभी तक सो रहा था। और मुझे महसूस हुआ, इस होटल में जो कुछ भी हो रहा था वो बस एक शुरुआत थी। असल चीज अब शुरू हुई थी। मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे, दिमाग काम करना बंद कर रहा था, और दिल बस धड़क नहीं रहा था, बल्कि डर को शरीर में धकेल रहा था। मैंने खुद को समझाने की आखिरी कोशिश की, ये सपना है, ये सब झूठ है। पर तभी मेरे गाल पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। मैं सीट से उछल गया, और सामने वही औरत खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी टूटी हुई हड्डियां साफ दिख रही थीं। उसकी आंखें जल रही थीं, और वो गुस्से में बोली, अब भी लगता है सपना है। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। तुम चाहती क्या हो मुझसे? इस बार जवाब उसने नहीं दिया, बल्कि पीछे बैठे बाकी सब एक साथ बोले, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, महसूस करो। अचानक मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द उठने लगा। ऐसा दर्द जैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था, जैसे हर हड्डी एक साथ टूट रही हो। मैं चीखने लगा, आह! मेरी सांसें टूट रही थी। मैं सीट से गिरकर नीचे आ गया, और तभी मेरी आंखों के सामने सब बदल गया। मैं अब ट्रक में नहीं था, मैं सड़क पर पड़ा था, ठीक उसी जगह
जहां 3 साल पहले वो पड़ी थी। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने अपनी टांगों की तरफ देखा। वो मुड़ी हुई थी, टूटी हुई, खून बह रहा था। मैं समझ गया, मैं वही महसूस कर रहा था जो उसने किया था। तभी एक एक करके गाड़ियां मेरे पास से गुजरने लगी। मैंने पूरी ताकत से हाथ उठाने की कोशिश की, मदद मांगने के लिए, पर कोई नहीं रुका, कोई नहीं। एक कार मेरे पास से गुजरी। उसने मेरी तरफ देखा भी, पर फिर नजर फेर ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, कोई तो रुक जाओ प्लीज। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मुझे लग रहा था जैसे हर सेकंड 1 साल के बराबर हो। दर्द बढ़ता जा रहा था, सांसें टूट रही थीं। और तभी मैंने दूर एक ट्रक आते देखा। वही ट्रक, मेरा ट्रक। मैं उम्मीद से भर गया, मैं बच जाऊंगा। ट्रक धीरे धीरे मेरे पास आया और रुक गया। ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला और उसमें से मैं खुद उतरा। मैं खुद, 3 साल पहले वाला मैंने खुद को देखा और वो मैं मेरी तरफ आया। मैंने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया, मदद करो प्लीज। पर उसने, यानी मैंने, बस एक नजर डाली डर के साथ और फिर पीछे मुड़कर चला गया, जैसे मैंने उस रात किया था। मेरी उम्मीद उसी पल टूट गई। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मैं वहीं पड़ा रहा, तड़पता हुआ। धीरे धीरे मेरी सांसें कम होने लगी, दर्द कम होने लगा, पर वो राहत नहीं थी, वो मौत थी। और जैसे ही मेरी आखिरी सांस निकली, मैं जोर से झटका खाकर उठ बैठा, फिर से ट्रक के अंदर हांफता हुआ, जिंदा। पर इस बार मेरे शरीर पर वही चोटें थी, टांगों में दर्द, सीने में जलन, सांस लेने में तकलीफ। मैं कांप गया। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? तभी वो औरत मेरे सामने आई। इस बार उसकी आवाज शांत थी, पर पहले से ज्यादा डरावनी, क्योंकि ये मौत नहीं है। वो धीरे धीरे झुकी और मेरे कान में फुसफुसाई, ये सजा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितनी देर तक? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर पीछे से सबकी आवाज एक साथ आई, जब तक हर दर्द पूरा ना हो जाए। मेरी सांस रुक गई। हर दर्द? वो मुस्कुराई, जो तुमने दिया। और तभी ट्रक फिर से रुक गया। धीरे धीरे मैंने सामने देखा, एक और सड़क, एक और हादसा, एक और इंसान जो मेरी मदद का इंतजार कर रहा था। और मुझे समझ आ गया, ये खत्म होने वाला नहीं है। मैं बार बार मरूंगा, बार बार वही दर्द महसूस करूंगा, और हर बार कोई नहीं रुकेगा, जैसे मैं नहीं रुका था। मेरी आंखें सुन्न हो चुकी थीं। अब डर भी जैसे थक गया था, पर जो होने वाला था उसके लिए मैं फिर भी तैयार नहीं था। मैंने सामने देखा, एक और हादसा। एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह टूटा हुआ, खून बह रहा था और वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चिल्लाया, नहीं, इस बार नहीं। ट्रक अपने आप धीमा हुआ। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा। मैं इसे बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही ट्रक उसके पास रुका, मैं तुरंत नीचे कूदा। मेरे पैर अब भी दर्द कर रहे थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उस आदमी के पास पहुंचा। वो हाँफ रहा था। भाई, बचा लो, उसने कमजोर आवाज में कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, मैं हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी अचानक उसका हाथ ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें खाली हो गईं और वो मर गया। मैं वहीं जड़ हो गया। नहीं नहीं, अभी तो मैं रुका था। मैं पीछे हटने लगा। तभी उसकी लाश धीरे धीरे हिलने लगी और उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा दी।
उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वो धीमे से बोला, अब रुकने से क्या फायदा। मेरा दिल बैठ गया। मैं पीछे मुड़ा तो देखा वो औरत और बाकी सब ट्रक के पास खड़े थे। सब मुझे देख रहे थे, जैसे वो सब ये देखना चाहते थे कि मैं क्या करता हूं। मैंने गुस्से में चिल्लाया, मैंने इस बार मदद की, फिर भी क्यों? वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे और वो मेरे सामने आके रुक गई। क्योंकि सजा खत्म नहीं होती, सिर्फ पूरी होती है। मैं समझ नहीं पाया, मतलब? तभी उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सिर को हल्के से छुआ। अचानक मेरी आंखों के सामने नई तस्वीरें आने लगीं, एक के बाद एक, तेजी से। मैंने खुद को देखा, हर बार अलग अलग रास्तों पर। कहीं मैं तेज चला रहा था, कहीं फोन पर बात कर रहा था, कहीं थका हुआ था, और हर बार किसी न किसी को मेरी वजह से चोट लग रही थी, किसी की जान जा रही थी। मेरा दिमाग फटने लगा। नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। मैं चिल्लाया, पर वो आवाज आई, तुम्हें याद नहीं, पर ये सब हुआ है। मेरी सांसें टूटने लगीं। मैं घुटनों के बल गिर गया। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। वो झुककर मेरे पास आई और बहुत धीरे से बोली, बुरे लोग कभी खुद को बुरा नहीं मानते। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे। मैं अब टूट चुका था। तभी अचानक वो छोटी लड़की मेरे सामने आई। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आंखों में डर था। वो धीरे से बोली, भैया, हमें दर्द होता है। उसकी आवाज सुनकर मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने सिर उठाया। पहली बार डर के बजाय शर्म महसूस हुई, पछतावा। मैंने धीरे से कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? कुछ सेकंड तक सब चुप रहे। फिर वो औरत पीछे हटी और बाकी सब भी, और तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार बाहर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक लंबा रास्ता, सीधा, खाली। वो औरत बोली, ये आखिरी मौका है। मेरी सांस रुक गई। अगर इस बार तुम सच में किसी को बचा पाओ तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए। मैंने कांपते हुए पूछा, और अगर नहीं? उसने हल्की सी मुस्कान दी, पर इस बार उसमें डर नहीं था। तो फिर तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे ट्रक में बैठा। इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ और ट्रक उस नए रास्ते पर बढ़ने लगा। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, पर इस बार डर के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। शायद ये सब खत्म हो सकता है, या शायद मैं हमेशा के लिए उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाऊंगा। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सा बोझ था दिल में, पछतावे का और शायद आखिरी उम्मीद का। ट्रक उस लंबे सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। चारों तरफ खामोशी, न कोई आवाज, न कोई गाड़ी, बस इंजन की हल्की गूंज। मैं हर सेकंड इंतजार कर रहा था कि कब क्या सामने आएगा। और तभी दूर मुझे कुछ दिखाई दिया। एक बाइक सड़क के बीच गिरी हुई और उसके पास एक लड़का खून से लथपथ। वो हिल भी नहीं पा रहा था, बस हल्का हल्का हाथ उठा रहा था मदद के लिए। मेरी सांस रुक गई। यही था आखिरी मौका। ट्रक अपने आप धीमा हुआ, पर इस बार मैंने खुद ब्रेक दबाया और ट्रक रोक दिया। कुछ सेकंड के लिए मैं जड़ हो गया। डर वापस आने लगा। दिमाग कह रहा था, मत उतर, यह भी एक जाल हो सकता है। पर दिल धीरे धीरे बोला, इस बार भाग मत। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा अंदर आई। मैं नीचे उतरा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई रोक रहा हो, पर मैं रुका नहीं। मैं उस लड़के के पास पहुंचा। वो बहुत कमजोर था,
उसकी सांसें टूट रही थीं। भाई बचा लो, उसने धीरे से कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं होगा, मैं हूं। मैंने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने डर को जगह नहीं दी। मैं उसे अपने कंधे पर उठाकर ट्रक तक लाया। हर कदम पर दर्द हो रहा था, जैसे मेरा शरीर मुझे रोक रहा हो, पर मैं चलता रहा। मैंने उसे सीट पर लिटाया, फिर तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से आगे बढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इस बार स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में था। मैं बार बार उस लड़के की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। बस थोड़ा और, अस्पताल पहुंच रहे हैं, मैंने कहा। और तभी अचानक ट्रक के अंदर वो आवाजें फिर से गूंजने लगी। वही फुसफुसाहट, वही चीखें। छोड़ दो, नहीं बच पाएगा, तुम फिर हार जाओगे। मैंने दांत भींच लिए। नहीं, इस बार नहीं। मैंने एक्सीलरेटर और दबाया। स्पीड बढ़ती गई। सामने दूर एक रोशनी दिखी, शायद अस्पताल या शायद एक और धोखा। पर मैंने रुकने के बारे में नहीं सोचा। मैं बस चलता गया, पूरी ताकत से, पूरे भरोसे के साथ। और जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, अचानक सब कुछ चमक उठा। एक तेज सफेद रोशनी, इतनी तेज कि मेरी आंखें बंद हो गईं। कुछ सेकंड या शायद मिनट मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, न दर्द न डर, बस शांति। और फिर मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं उसी हाईवे पर था। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था, ट्रक खड़ा था, सब कुछ नॉर्मल। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। कोई नहीं, न वो लड़का, न वो औरत, न कोई आवाज। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ये सब खत्म हो गया? मैंने खुद से पूछा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, भाई थैंक यू। मैंने तुरंत पलट कर देखा। वो लड़का जिंदा, ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा, तू ठीक है? वो बस मुस्कुराया और बोला, आप रुक गए थे। इतना कहकर वो मुड़ा और धीरे धीरे चलता हुआ गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर दिल के अंदर एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैं वापस ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और इस बार सड़क वही थी, पर डर नहीं था। मैं आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे, शांति के साथ। पर जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरा दिल एक पल के लिए फिर रुक गया। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी परछाई जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फिर गायब हो गई। मैं समझ गया, ये अंत नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि हर रास्ता, हर फैसला किसी न किसी मंजिल तक जरूर ले जाता है। और उस दिन के बाद मैंने कभी किसी को रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ा।